एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज की क्लास के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटा का जो फर्स्ट टॉपिक है एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके बॉटनी का सिलेबस है। तो हमने देखा था कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम होता है एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट। तो एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट के अंदर पहला टॉपिक आपका एल्गी है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में कि आखिरकार ये एल्गी क्या है, किसे कहते हैं, प्लांट है, एनिमल है या फिर अलग कोई किंगडम है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल, राइट। तो स्टार्टिंग से ये है कि आखिरकार एल्गी शब्द है जो आपका ये शैवाल शब्द है वो कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है। तो एल्गी जो शब्द आया है वो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम होता है एल्गा। क्या नाम होता है बच्चों? एल्गा। ये क्या है? एल्गा है लैटिन भाषा का, ठीक है। ये क्या है? लैटिन वर्ड। एल्गा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीवीड। सीवीड इसको बोलते हैं समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार बोलते हैं इसको। तो एल्गी शब्द आया है एल्गा से। एल्गा क्या है? एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है सीवीड यानी समुद्री खरपतवार। तो इसका मतलब नाम से स्पष्ट है, समुद्री मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? जल के अंदर। मोस्टली कहाँ पाया जाता है? जल के अंदर। तो एल्गी विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम एल्गी के बारे में अध्ययन करते हैं। एल्गी की संरचना के बारे में, एल्गी के विभिन्न क्लासों के बारे में, एल्गी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट है, एल्गी की आकारिकी कैसी है, शारीरिकी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये सारी की सारी जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं, एक शब्द होता है एल्गोलॉजी या इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो क्या बोलेंगे? या तो एल्गोलॉजी बोलेंगे या फिर फाइकोलॉजी बोलेंगे। अब फाइकोलॉजी, दो शब्द आते हैं यहां से। फाइकोज एक आता है, फाइकोज, और दूसरा आता है लॉगस। फाइकोज और लॉगस। तो यहां पर जो फाइकोज होता है उसका मतलब होता है समुद्री खरपतवार या फिर सीवीड, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, टू स्टडी या फिर अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सीवीड की स्टडी करते हैं या समुद्री खरपतवार की स्टडी करते हैं या फिर किसकी स्टडी करते हैं? हम एल्गी। उसको क्या बोलेंगे? हम फाइकोलॉजी बोलेंगे। तो दो बातें हो गई, एल्गी, एल्गी शब्द और विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच जिसके अंदर हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो एल्गी शब्द है इसको फर्स्ट किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम आता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस
तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था कि 1753 के अंदर इन्होंने पहली बार एल्गी जो शब्द है उसका क्या किया था, यूज किया। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। और कब किया था? 1753 में एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। और कब किया था? 1753। कैरोलस लिनियस को हम और अन्य बातों से भी जाना जाते हैं। कैरोलस लिनियस से क्या किया था? द्विनाम पद्धति भी, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल या फिर द्विनाम पद्धति, जिसको ना बाइनोमियल जो नामकरण के नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और शब्द दिया जिसको बोलते हैं द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली ये भी किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। दूसरा, कैरोलस लिनियस शब्द क्या किया था इन्होंने? प्रयोग किया था। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच। तो इस F.E. फ्रिच ने क्या किया था? एल्गी का सबसे जो ऑथेंटिक है और सबसे मान्यता प्राप्त जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? F.E. फ्रिच ने दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फिर एल्गी, या इसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। तो इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी से बोला जाता है। उसका नाम क्या है? F.E. फ्रिच। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। अगर हम बात करें कि भारतीय जो शैवाल विज्ञान है उसके जनक कौन है? इंडिया के अंदर जो एल्गोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, फादर ऑफ द इंडियन फाइकोलॉजी, वो कौन है? उसका नाम है O.P.M. अयंगर। तो क्या नाम है? O.P.M. अयंगर। ये क्या है? ये है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक है। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है जिसका नाम होता है फ्रिचिएला ट्यूबेरोसा। इन्होंने क्या किया था? फ्रिचिएला ट्यूबेरोसा, फ्रिचिएला फ्रिचिएला ट्यूबेरोसा। ये क्या है? ये एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है। टेरेस्ट्रियल एल्गी है। उसकी क्या की थी इन्होंने? खोज की थी। किसने की थी? O.P.M. अयंगर। क्योंकि एल्गी मोस्टली कहाँ पाई जाती है? मोस्टली पाई जाती है मेराइन वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर, टोटली वाटर के अंदर पाई जाती है। इन्होंने एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की खोज की जिसका नाम फ्रिचिएला ट्यूबेरोसा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे एल्गी के अंदर क्या किए थे? काम किए थे। तो ये बातें होगी नॉर्मल इसके सामान्य डिस्कशन की कि आखिरकार एल्गी के बारे में जो स्टार्टिंग शब्द थे कि किसने दिया है, कहाँ से शब्द आया है, इसके फादर कौन है, राइट। इसके बारे में अब हम लिखते हैं कि आखिरकार इस एल्गी की कोई डेफिनेशन क्या हो सकती है।
अगर आपको बोला जाए कि शैवाल की परिभाषा दीजिए, एल्गी की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या परिभाषा देंगे एल्गी की? तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ chlorophyll containing autotrophs of oxygen evolving algae is a group of chlorophyll containing autotrophs oxygen evolving, और इसके अलावा एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जहां पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एक्वेटिक एंड थैलोइड ऑर्गेनिज्म, ओके। तो क्या डेफिनेशन होगी, एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ, शैवाल एक समूह है, ग्रुप है, किसका, क्लोरोफिल कंटेनिंग। क्लोरोफिल कंटेनिंग का मतलब होता है परागहरित, जिसके अंदर पाया जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के अलावा इसको बोल सकते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ। ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ऑक्सीजन निर्माणकारी। एक्वेटिक यानी जलीय। थैलोइड का मतलब होता है थैलेसीय ऑर्गेनिज्म है। तो एक डेफिनेशन के अंदर क्या है, बहुत सारी बातें छुपी हुई है। पहला देखिए, एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग। तो क्लोरोफिल को हम बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित क्या है, एक प्रकार का, पर्णहरित एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है, इसको बोलते हैं वर्णक है। वर्णक है या इसको बोलते हैं पिगमेंट है। इसका अगर कलर होता है, ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो क्या है, पर्णहरित एक वर्णक है, जिसका कलर कैसा होता है, हरे रंग का होता है, और ये करता क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा ये उपस्थित होता है किसमें, प्लास्टिड में, प्लास्टिड के अंदर। और जो क्लोरोफिल पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर, उस प्लास्टिड का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग, तो ये क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, इसका कलर होता है हरे रंग का होता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये किसमें पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
अब क्या है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब हो गया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्सीजन के द्वारा क्या बना लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ये क्या है भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दूसरा टॉपिक भी यहाँ क्या हो गया, क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है दो प्रकार के भोजन होता है, एक होता है हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरा होता है ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब होता है विषमपोषी, इसको बोलते हैं स्वपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है स्वयं भोजन बनाने में अक्षम, होते हैं, और ये क्या होते हैं स्वयं भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, स्वयं भोजन बनाने में सक्षम। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए तो बोला ना फोटो ऑटोट्रॉफ्स, प्रकाश स्वपोषी। एक और होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, रसायन स्वपोषी, राइट। तो ये कैसे हैं, प्रकाश स्वपोषी हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या बना लेते हैं, ये स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल हैं, मोस्टली एनिमल क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपने भोजन के लिए क्या है किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर या पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या लिख दिया हमने, ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ऑक्सीजन निर्माणकारी। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या हमारी प्राणवायु है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम अपना जो दैनिक प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। तो इस ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तो आखिरकार क्या फैक्टर हैं जो इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कि कहीं ना कहीं से तो कोई चीज़ बनती है, जैसे अपन ब्रीथिंग करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और वापस CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो CO2 तो हमने बना ली, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। तो बाहर ऑक्सीजन बना कौन रहा है, तो बाहर ऑक्सीजन बना रहा है वो कौन होते हैं, ये प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और एल्गी भी क्या है, प्लांट में आता है, ये भी कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स बोले तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो बोले तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जब हम पूरा साइकिल पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन जो चैन होती है इसको तो फोटोसिस्टम सेकंड को देते हैं, उस टाइम क्या हो जाता है, उस H2O का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो वाटर के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड को चले जाते हैं, उसके बाद में फोटोसिस्टम फर्स्ट को चले जाते हैं और इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है, जो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन का इवॉल्व हुआ किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है, इसलिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, तो ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। एक शब्द होता है साइफोनोगेमी और जूडियोगेमी।
जूडियोगेमी, एक होता है साइफोनोगेमी। जूडियोगेमी का मतलब होता है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, उस रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। साइफोनोगेमी का मतलब होता है इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रकार के वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं। तो जूडियोगेमी के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या आते हैं, जूडियोगेमी के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है, आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट जो ओरिजिन माना जाता है, स्पेलियो को माना जाता है, तो ये काम आ जाएंगे एक्वेटिक के अंदर, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की क्या है, आवश्यकता होती है। थैलेसी प्लांट होता है, इसलिए क्या चाहिए इसको, एक्वेटिक है और इसको वाटर की, मतलब ये जल वाली जो आवास होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। इसके अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार के हो सकते हैं, मेराइन वाटर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मेराइन वाटर का मतलब हो गया समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं, और फ्रेश वाटर का मतलब हो गया साफ पानी, जैसे नदियों के अंदर है, तालाब के अंदर है, झरनों के अंदर है, झीलों के अंदर है, पॉन्ड्स के अंदर है। तो ये सारे क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, स्टेगनेट वाटर पढ़ेंगे और रनिंग वाटर पढ़ेंगे। जो स्थिर जल है, जैसे लेक के अंदर स्थिर जल होता है, इसके अलावा पॉन्ड्स के अंदर स्थिर जल होता है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टेगनेट वाटर है, जैसे कैनाल का हो गया, रिवर का हो गया, इसके अलावा फाउंटेन का हो गया, ये सारे के सारे क्या रनिंग वाटर के अंदर आते हैं, जो प्रवाह जलीय बोलते हैं, और स्थिर जल जिसको बोलते हैं स्टेगनेट वाटर कहा जाता है। तो प्रवाह जलीय, और ये क्या है, आगे इस प्रकार के टाइप है जब हम इसको पढ़ेंगे आगे और बताएंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरा होता है थैलोइड। अब थैलोइड शब्द होता है थैलस से बना, तो ऐसा ये थैलस क्या होता है, शब्द वही का, तो वह प्लांट या वह प्लांट बॉडी जिसको आप रूट, शूट या लीफ में, जड़, पत्ती या तने में विभेदित नहीं कर सकते। किसके अंदर, रूट, शूट, इसको स्टेम बोलते हैं, और लीफ के अंदर विभेदित नहीं कर पाते। इस थैलस के अंदर इस प्रकार की कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर रूट कौन सी है, ये आप देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर स्टेम कौन सा है, या आप देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, लीफ कौन सी है, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएट होता है, अविभेदित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्लांट बॉडी जो रूट, शूट या लीफ के अंदर विभेदित या डिफरेंशिएट नहीं हो, तो इस प्रकार की जो प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम थैलस बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन क्लियर होगी। एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफ्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक्वेटिक एंड थैलोइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि इसके जनरल कैरेक्टर क्या है। तो कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम पूरी क्लास लेंगे इसके बारे में, क्योंकि इस क्लास के अंदर लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए ले नहीं पाएंगे, राइट। तो आपको ये मोस्टली ये बातें सारी के सारी क्या रखनी है, याद रखनी है कि इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, जैसे वर्णक अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कैरोटीन हो सकता है, इसके अलावा जेंथोफिल हो सकता है, इसके अलावा कैरोटीनोइड हो सकता है ना। और दूसरा एक और इसके अंदर ऐड कर लेना, ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक, नहीं यूकैरियोटिक ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होते हैं। तो एल्गी दो प्रकार से भी हो सकते हैं, एक यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, एक यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, दूसरा कैसा है
प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब हो गया? इसको बोलते हैं ससीम केंद्री, इसको बोलते हैं असीम केंद्री। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, असीम केंद्री या ससीम केंद्री। तो यूकैरियोटिक के अंदर वह एल्गी आती है जिसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो झिल्ली द्वारा क्या होता है? कवर्ड होता है। झिल्ली द्वारा क्या होता है? आवरित होता है। दूसरी बात, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल बोले तो इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? कोशिकांग होते हैं इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा गोल्जी एपरेटस हो गया, इसके अलावा लाइसोसोम हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? इसके अंदर जो इसके सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, वो किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो किसी कला के द्वारा या किसी मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है? घिरा हुआ नहीं रहता है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसलिए ये क्या, इसको बोलते हैं असीम केंद्री। इसका ऐसा भी बोला जाता है कि इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब सत्य केंद्र की ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस उसे ही बोलेंगे जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन पाया जाएगा, राइट। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहता है? किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है? इस मेम्ब्रेन के अंदर या फिर जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? बिखरा रहता है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। दोनों में कॉमन बात ये है कि इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, परंतु यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? 80S प्रकार। S इज ए स्वेटबर्ग यूनिट होती है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। तो हम देखेंगे तो 80S प्रकार के हैं, तो इस 80S प्रकार के अंदर भी क्या होती है? सब यूनिट होती है। दो सब यूनिट होती हैं। 80S प्रकार के अंदर भी क्या होता है? 50S प्रकार की भी क्या होती है? एक बड़ी सब यूनिट होती है, और 60S और 40S ये क्या होती है? इसकी लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, और इसकी ये होगी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक के अंदर भी क्या होता है? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और उस 70S प्रकार के अंदर भी दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है 50S और दूसरी होती है 30S। 50S जो यूनिट होती है वो लार्ज सब यूनिट कहलाती है, और जो 30S होती है वो क्या कहलाती है? स्मॉल सब यूनिट कहलाती है। इसके अलावा ये एल्गी क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और दूसरे मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कंप्लीट सेल जो है वो सिर्फ एक कोशिकाओं से बनी होती है, जैसे क्लिमाइडोमोलास हो गया, है ना, वॉलवॉक्स हो गया। ये कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है। दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर एक संरचना बना लेती हैं। ये हो सकता है फिलामेंट, हो सकता है कॉलोनी, सिनोवियर है। फॉर एग्जांपल उरोगोनियम जो होता है ये कैसा होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ मल्टीसेलुलर एल्गी होता है। इसके अलावा एक्टोकार्पस है। ये सारे के सारे क्या इसके टाइप हैं जो किसमें आते हैं? मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं। तो ये बातें होगी कल की क्लास के अंदर, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, एक एक करके सारा कैरेक्टर को हम
अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है एल्गी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्गी को जो ओरिजिन कहाँ से हुआ वो सब पढ़ा, उसके बारे में इसके जनक कौन है वो पढ़ा, उसके बारे में ये टर्म कहाँ से आया है, शब्द कहाँ से आया है, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, किसने दिया था वो पढ़ा है। इसके अलावा एल्गी का मतलब क्या होता है, जिसको सीवीड बोलते हैं, कौन सी ब्रांच के अंदर हम एल्गी को पढ़ते हैं। इसके अलावा इंडियन फाइकोलॉजी जो होता है उसका जनक कौन है ये भी पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ वापस इसी टॉपिक को लेके आएंगे और उसके बाद में इसकी जो जनरल कैरेक्टर हैं एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।